क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 10th के गणित के सभी सूत्र नए पैटर्न के हिसाब से आप लेकर आ जाओ, तो बिल्कुल आपके सामने मैं वीडियो के फॉर्म में लेकर आ गया हूं। और वीडियो के साथ साथ सबसे लास्ट में आपको मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ से क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी आप एग्जाम से पहले जस्ट रिवीजन कर पाएंगे। तो मैं सौरभ दुबे मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसमें हम सभी फॉर्मूले मैथ्स के करने वाले हैं और बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जिनको इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में देखो, जितने भी प्रमेय आते हैं वो भी कराऊंगा, जितने भी सूत्र आते हैं वो भी कराऊंगा, और क्लास की लेंथ कम से कम रखेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए बात करेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक भाज्य संख्या बताओ मुझे। जैसे आपने बोल दिया कि सर 28 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल है, तो इसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये कहती है कौन? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और एक खास बात और है कि ये जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है। मतलब अब ये मत बोलना कि सर ये अद्वितीय नहीं है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्रम को नहीं देखना है। ये नहीं कि आगे पीछे करूं, है ना। तो ये अद्वितीय है। 28 को केवल आप इसी रूप में लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 7 के रूप में, और किसी भी रूप में नहीं लिख सकते हो, है ना। किसी के मन में आए कि सर मैं 4 गुणे 7 लिखूंगा, तो भाई यहां पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो ये समझ में आ चुका है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो गुणनफल लिखा है, अगर इसके क्रम को परिवर्तित ना किया जाए तो ये अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा दूसरा आप कुछ नहीं लिख सकते हो। चलो बात करते हैं दूसरा, एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला। तो ये तो मैंने बहुत बार करा दिया है आपको। एचसीएफ क्या कहता है? उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल न्यूनतम घात के साथ। जितनी भी आपकी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल लेना है। कैसे लेना है? न्यूनतम घात के साथ। और एलसीएम में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अधिकतम घात के साथ। जो मेरी क्लास रेगुलर अटेंड किए होंगे उनको पता होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बात करेंगे थर्ड की। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका आप यूज करते हैं कहां पर? जब आप √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, √3 को एक अपरिमेय संख्या, √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, तब हम इस वाली लाइन का यूज करते हैं। क्लियर है बातें? ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट अभी भी लेना हो तो लेते रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, तो उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। बात करेंगे अपने फोर्थ फॉर्मूले की। ये तो सबको, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर। ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख दी हैं जहां से आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि अगर अंडर रूट में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमेशा परिमेय संख्या होगा। जैसे कि अंडर रूट में 36 हो गया तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट में 8 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय क्यों है? क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका आंसर 6 आ जाता है। ये वाला अपरिमेय क्यों है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो रही बातें? तो ये जो अभी तक मैंने कराया, ये चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस थे। बात करेंगे अब हम चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है बहुपद। बहुत मेहनत से क्लास डिजाइन की गई है। मैं चाह रहा था कि सब कुछ हैंड रिटन में दूं। हैंड रिटन का पढ़ने का मजा ही अलग होता है ना। चलो बात करते हैं बहुपद की। बहुपद px में x की उच्चतम घात जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैंने कोई बहुपद लिख दिया और मैंने पूछा कि इस बहुपद की घात बताओ, तो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की क्या हो जाती है? घात हो जाती है। बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले की। तो यहां पर घात के आधार पर बहुपद को हम ऐसे ऐसे विभाजित कर सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी घात 1 है तब वो रैखिक बहुपद होगा, सबसे बड़ी घात अगर 2 है तब वो द्विघात बहुपद होगा, सबसे बड़ी घात अगर 3 है तब क्या हो जाएगा? वो
त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं पदों के आधार पर बात करूं तो अगर पदों की संख्या 1 है तब एक पदीय, 2 है तो 2 पदीय और 3 है तो 3 पदीय। कमेंट में बताना ये जो बहुपद मैंने लिखा है एक पदीय है या द्विपदीय है या त्रिपदीय है। बहुत लोग धोखा खाओगे, है ना, बहुत लोग इसमें धोखा खा जाओगे। बात करेंगे अपने थर्ड फॉर्मूले की, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब जैसे ये एक द्विघात बहुपद है ना, क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इनके अगर शून्यक को मैंने अल्फा और बीटा ले लिया, अल्फा और बीटा ले लिया, तो शून्यकों का जो योग आता है माइनस बी बटे ए आ जाता है, और शून्यकों का जो गुणनफल आता है वो कितना आ जाता है आपका सी बटे ए हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि आपके पास शून्यक पहले से पता है और आपको क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। ऐसे केस में जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, के एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां के क्या है, कोई भी शून्येतर वास्तविक संख्या है। इन फॉर्मूलों का क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, तो यहां मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, यहां बस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं एग्जाम से जस्ट पहले देखने के लिए। क्लियर है बातें? देखो ये जो द्विघात बहुपद है इसका जो ग्राफ बनता है वो परवलय के आकार का होता है। किस आकार का? परवलय के आकार का होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर। अगर a का मान जैसे a लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस और क्या 6 लिख दिया, तो अगर ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, और अगर नेगेटिव होता है तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपका देखने को मिल जाता है। क्लियर है बातें? ये याद रखना कि परवलय का ग्राफ बनता है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ज्यादा टाइम मैं चाहता हूं कि ये जो है आधे घंटे के अंदर मैं आपको 14 के 14 चैप्टर का फॉर्मूला आपको बता दूं। बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मानक रूप सबसे पहले देखेंगे जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। युग्म में आता है इसलिए यहां पर दो समीकरण लिख दिया मैंने, है ना। अब बात करेंगे अनुपातों की तुलना के बारे में। अनुपातों की तुलना, तो देखो जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं तब हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं कुछ इस प्रकार से, जो एक दूसरे को काट रही होती हैं, और यहां पर एक अद्वितीय हल मिलता है, मतलब केवल और केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब क्या? केवल और केवल एक हल आपको मिलता है। और निकाय कैसा होता है? तो भाई निकाय हो जाता है संगत। निकाय कैसा हो जाता है? संगत। जहां हल मिलता है, जहां हल मिलता है, खेत में चलाने वाला नहीं जहां हल मिलता है वहां निकाय संगत होता है। वहां निकाय क्या हो जाएगा आपका? संगत हो जाएगा, संगत होता है। आ रही है बातें समझ में? ठीक है। तो आपने देखा कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अद्वितीय हल है, संगत निकाय है, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे पॉइंट की, कि अगर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है, तो यहां पर भाई आपको समांतर रेखाएं मिलती हैं, कुछ इस प्रकार की रेखाएं मिलती हैं, और यहां पर कोई हल नहीं मिलता। समांतर रेखाओं के केस में कोई हल नहीं मिलता है, और निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत। क्यों? क्योंकि जहां हल मिलता है निकाय वहीं संगत होता है, अगर हल नहीं मिलेगा तो निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत निकाय हो जाएगा। बात करेंगे थर्ड वाले की। अगर तीनों बराबर हो गए, तीनों अनुपात बराबर हो गए, कहने का मतलब है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों ही बराबर हो गए, तब समपाती रेखाएं मिलती हैं कुछ इस प्रकार की एक दूसरे के ऊपर, और निकाय यहां पर संगत होगा क्योंकि यहां पर हमें अनेकों हल मिल रहे हैं। चाहे एक हल मिले चाहे अनेकों हल मिले, निकाय संगत होगा। अगर कोई हल नहीं मिलेगा तब निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूलों की प्रकृति की बात करने के लिए आपको जानना पड़ेगा विविधकर d का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये d जो है 0 से बड़ा है, अर्थात पॉजिटिव है, धनात्मक है,
तब इस केस में मूल वास्तविक आते हैं तथा असमान आते हैं, अलग अलग आते हैं। यदि d बराबर 0 है तब मूल वास्तविक आएंगे तथा समान आएंगे, लेकिन अगर d का मान नेगेटिव है मतलब कि 0 से छोटा है, ऐसे केस में कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। ऐसे केस में क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता है आपको। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है जिसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान देना यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ऐसे भी लिख सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर आप d भी लिख सकते हो। क्लियर हो रही है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुरंत लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जिससे कि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 10th क्लास में हैं, सबके पास ये वाली वीडियो होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसका PDF आपको आपके पास होना चाहिए। एग्जाम से पहले पढ़ के जाओगे तो यहाँ से बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। एक साथ आधे घंटे के अंदर वीडियो में रिवीजन और 10 मिनट के अंदर PDF से रिवीजन। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट चैप्टर है, समांतर श्रेणियां। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन चैप्टर लगता है मुझे, ये मजा आ जाता है इसको पढ़ाकर। सबसे पहले nवें पद की बात करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, जहां पर an क्या है, nवां पद है, a क्या है, प्रथम पद है, n पदों की संख्या और d क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू, अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक बड़ा फॉर्मूला और एक छोटा फॉर्मूला। बड़े फॉर्मूले में क्या बात हो रही है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, और छोटे फॉर्मूले में क्या बात हो रही है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस an। अब आपकी बुक में कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद, तो दोनों सही है। n बाई 2a प्लस an लिख लो या तो n बाई 2a प्लस l लिख लो, दोनों बातें ठीक हैं, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा रखा है ना, इस चैनल पे तो नहीं कराया है लेकिन कहीं ना कहीं तो कराया मैंने। क्या होता है ये, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन इस चैनल पर भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। दिसंबर तक जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ एक बार दोबारा से मैं इस चैनल पे करा दूंगा। प्रॉमिस है, वादा है, और आपको पता है कि सौरभ सर कभी भी वादा नहीं तोड़ते हैं। क्लियर है बातें? यहां देखो समांतर माध्य का भी फॉर्मूला है, b इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी अपॉन 2। मतलब अगर 3 नंबर हैं, तीनों समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो ये जो बीच वाला होता है किनारे किनारे वालों का योगफल कर दो और बटे में 2 कर दो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। क्लियर है बातें? बढ़ते रहें आगे, ठीक है। बात कर लेते हैं त्रिभुज की। ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक फॉर्मूला मैंने पहले भी कराया था, लेकिन अब जो स्टार्ट हो रहा है ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ। त्रिभुज में सबसे पहले आप जान लो कि समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, यहां से सीधे बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि वृत्त एक क्या है। जैसे कितने भी वृत्त बना लो सब आपस में क्या है, समरूप है, चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो। वर्ग, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सेकंड की बात करेंगे, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ये दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सी शर्तें हैं, कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाता है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, दो बातें, अगर उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, आपस में बराबर है, तो आप दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। ठीक है, क्लास में याद भी होनी चाहिए बहुत सारी चीजें। यदि त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुजों को आपस में क्या बोलते हैं, समान कोणिक त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण मतलब 3 कोण इधर के 3 कोण इधर के आपस में बराबर हैं, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया चकाचक। बात करेंगे फोर्थ वाली बात, क्या है ये प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है ये, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका,
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों नाम याद रखना है। क्या कहती है ये प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया, तो क्या होता है? एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। आओ समझते हैं। एक त्रिभुज है, इसकी किसी भी एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर आपने एक रेखा खींच दी, अगर आपने एक रेखा खींच दी, तो ये जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AD बटे DB बराबर हो जाएगा किसके? AE बटे EC के। ये कहती है थेल्स थ्योरम, ये कहती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एकदम बढ़िया, समझ में आ चुका है। बढ़े आगे, बात करेंगे नंबर 5 की। क्या है यहां पर? इसी का उल्टा, इसी का रेसिप्रोकल। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को ये वाली रेखा जो है एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब AD बटे DB बराबर हो जाएगा किसके? AE बटे EC के। ऐसा दिया गया है कि ये जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये रेखा जो है वो तीसरी रेखा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये इसका विलोम कहता है। किसका विलोम? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। विलोम में क्या बातें की गई हैं इसको आप देख लेंगे। समझ में आ गई ना दोनों बातें? इसका प्रूफ भी आता है, मैं करा दूंगा दोबारा से इसका प्रूफ। इसको सिद्ध करना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की समरूपता होती हैं, किस किस प्रकार की सर्वांग समता, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि किस किस प्रकार की सर्वांग समता आप जानते हैं। यहां पर हम जान लेते हैं कि किस किस प्रकार की समरूपताएं होती हैं। तो सबसे पहला क्या है? AAA। ये अगर इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये वाला कोण इसके बराबर अगर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और इन दोनों त्रिभुज को हम आपस में समान कोणिक त्रिभुज भी बोल सकते हैं। क्या? समान कोणिक त्रिभुज, क्योंकि इनके तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। पहला वाला क्लियर है। और इसी का भाई क्या है? AA। ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर दो कोण भी आपस में बराबर हैं तो भी हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए? आपस में समरूप त्रिभुज हो चुके हैं। चाहे 3 कोण बराबर हो, चाहे 2 कोण बराबर हो, हमारा काम हो जाएगा, हम इनको समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं। दूसरी बात SAS को समझेंगे। SAS को समझेंगे क्या है? S का मतलब भुजा, कोण, भुजा। तो अगर दो भुजाएं आपस में समान अनुपात में हैं, मतलब अगर इस त्रिभुज का नाम ABC है, इस त्रिभुज का नाम PQR है, और इनकी दो भुजाएं आपस में समान अनुपात में हैं, मतलब AB बटे PQ बराबर है किसके? AC बटे PR के। तो यही दिया है कि अगर दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और इनके बीच का कोण, याद रखना बीच का कोण होना चाहिए बराबर हो, अगर इनके बीच का कोण बराबर हो तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन सी समरूपता नियम के अनुसार? कौन सी समरूपता कसौटी के अनुसार? SAS के अनुसार। इसी प्रकार से सबसे आखिरी वाला जो बड़ा ही आसान है, SSS। कौन सा? SSS में क्या बात हो रही है कि अगर तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में समान हो, जैसे कि ये ABC है, ये PQR है, इतना डिवाइडेड बाई इतना, मतलब AB बटे PQ जो है वो बराबर हो गया BC बटे QR के, और ये बराबर हो गया किसके? AC बटे PR के। तो भी हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो ABC और PQR हैं आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। किस नियम के अनुसार? तो ये SSS समरूपता कसौटी के अनुसार
क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। सर्वांग समता का आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन सा नियम सर्वांग समता में लगता है। ये जो 3 नियम आपको बताया ये समरूपता के नियम हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की तरफ, बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। आसान चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब कि यहां से बहुत सारे नंबर आप गेन कर सकते हो बिना गलती किए हुए। सबसे पहली बात क्या है कि x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। भुज और कोटि, ठीक है ना, ये तो सबको पता है। मैंने बताया भी था कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है सर। और ये कौन सा मैथ का फॉर्मूला है, तो देखो हमें एक्स वाई तो याद रहता है कि अल्फाबेट में ABCD जब पढ़ते हो एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, और भौंकने में भ पहले आता है और क बाद में आता है। तो इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, एक्स भुज हो जाएगा, वाई कोटि हो जाएगी। एग्जाम के टाइम में अक्सर क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि भुज कौन सा था, कोटि कौन सा था, एक्स वाला था, वाई वाला था। तो ये याद रखना है, कुत्ता भौंकता है कभी नहीं भूलोगे, है ना। एक्स वाला भुज हो गया, वाई वाला कोटि हो गया। भाई बात करेंगे दूरी सूत्र की। अच्छा यहां भी देख लो थोड़ा सा, ये जो बिंदु होता है ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का अगर हम परिभाषा देखें तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ये चतुर्थांश होते हैं, ये 4 चतुर्थांश है यहाँ पर, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। इन चारों चतुर्थांशों का आपको चिन्ह याद होना चाहिए, है ना, चिन्ह परिपाटी। पहले का प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस और चौथे का प्लस माइनस। नियम क्या होता है मैंने बताया था, मैं दोबारा भी बता दूंगा, अभी बस हम फॉर्मूले देख रहे हैं ना, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात दूरी सूत्र, अगर दो बिंदुएं ए और बी हैं, दोनों का निर्देशांक आपको पहले से पता है, इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो ऐसे केस में दूरी सूत्र क्या कहती है कि जो AB होगा वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने दूरी सूत्र देखा उसी प्रकार से एक और सूत्र आता है जिसका नाम होता है क्या, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कैसे, मान लो ये एक रेखा AB है, A और B का निर्देशांक आपको पहले से पता है, और कोई बिंदु P इसके ऊपर है जो इस रेखा को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे x और y वो क्या क्या होंगे, तो x निर्देशांक हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्लियर है बातें, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जहां आपको अनुपात निकालना होता है, तो अनुपात हमेशा क्या मानना होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं M1 अनुपात M2 लेते हैं, नहीं, M1 अनुपात M2 नहीं मानना है, आपको क्या मानना है K अनुपात 1। K अनुपात 1 मान के करोगे, ऐसे चुटकी बजाते ही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, है ना। और प्रैक्टिस करनी हो तो मेरी रेगुलर क्लासेज आप देख सकते हैं, रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। 10th क्लास का जो होता है 7:30 बजे शाम को, MWF या TTS मुझे याद नहीं है अभी कौन से दिन, लेकिन हफ्ते में 3 दिन जो होता है 7:30 बजे लाइव क्लास होती है हमारी। तो उसमें हम प्रीवियस ईयर भी करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अगर आपको 10th क्लास की एक बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है सौरभ सर के साथ, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बात करेंगे जो बहुत ही दमदार चैप्टर है ना, जो आपके रातों की नींदें उड़ा देता है और दिन का चैन, रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ा देता है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, बहुत कुछ इसमें से डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बच्चे परेशान रहते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर मैंने, जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्या ये चैप्टर अभी भी आपको मुश्किल लगता है। इस चैप्टर को मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाया था, दोबारा भी करेंगे, है ना। अभी सारी वीडियोस दोबारा से आने वाली हैं पूरे NCERT की। अभी एक बुक आती है मनोहर रे, उसकी भी वीडियोज आने वाली हैं, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ इसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम बात करेंगे कि जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इस चैप्टर में जो हम डील करते हैं, हम समकोण त्रिभुज के साथ डील करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में जहां 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने होता है कर्ण, जिसके सापेक्ष आप अनुपात निकाल रहे हो। जिसके सापेक्ष का मतलब जहां भी आपका कोण बना हुआ है, जैसे थीटा यहां पर बना हुआ है, तो थीटा के सामने कौन बैठा होगा, लंब, और जो बच गया जो थीटा के बगल में है वो कौन सा है, आधार हो जाता है।
यहां से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 प्रकार के आपके रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके बारे में आपको जानना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन। साइन का जो पूरा नाम होता है SINE होता है। इसका जो एब्रिविएशन यूज करते हैं, जो शॉर्टकट में लिखते हैं, वो होता है साइन, SIN। ऐसे ही कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट और कॉट का क्या, कोटेंजेंट। क्या सर ये भी इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई, बहुविकल्पी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो भी बोर्ड पे लिखा हूं, कोई भी फालतू चीज नहीं लिखी हुई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट। अब यहां से बात होती है लाल बटे कक्का की, और साइन थीटा क्या हो जाता है, L बटे के। इसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। अब नीचे से ऊपर जाओ, कोसेक क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार। और कॉट क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। ये तो क्लियर होगा, आसान है। फिर लंब का नाम और कर्ण का नाम मैंने लिख दिया, मतलब लंब यहां देखो क्या है, लंब है AB, कर्ण क्या है AC। तो ऐसे करके सबका नाम लिख दिया गया है। तो ये चीजें तो आपको आती होंगी, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है ना। नाम लिखना तो सबको आता होगा ना, कि आधार BC हो गया, कर्ण AC हो गया, वहां दिख तो रहा है, आधार BC हो गया, कर्ण AC हो गया। ठीक है, बात करेंगे व्युत्क्रम संबंध की। तो व्युत्क्रम संबंध ये है याद करने का तरीका, याद करने का तरीका। कौन कौन आपस में व्युत्क्रम संबंध में होते हैं, साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टेन और कॉट। किस प्रकार से, तो साइन और कोसेक का देखना जरा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख दो। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो याद ऐसे करना है, लिखना ऐसे है। कॉस थीटा और सेक थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर हो जाता है दोस्त क्या, 1 बटे कॉस थीटा। टेन और कॉट की बात कर लो, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। आसान। अब भागफल संबंध की भी बात कर लो, एक ही पेज में सब कुछ लिख दिया। भागफल संबंध की बात करेंगे, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब आप एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 ले लो या 4 ले लो, जो भी लास्ट क्वेश्चन है, उसके जो 10 पार्ट हैं उसमें खूब यूज होता है ये। टेन थीटा बराबर क्या, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत तो बात वाली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, एकदम जबरदस्त बेहतरीन सर, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब तो तुम्हारे सामने मैं दिन रात मिलता हूं, तो दिक्कत कहां से आने दूंगा। फोर्थ की बात करेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के मान। ये जो टेबल है आपके एनसीईआरटी में चमकती रहती है, जो आपके दिमाग में नहीं चमक पाती। जब भी क्वेश्चन करते हो तो पेज पलटते हो, अच्छा साइन 60, ये √3/2 ऐसे नहीं करना, इसको लर्न करो, इसको लर्न कर लो। कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। वो ट्रिक आती है √0/4, √1/4, मुझे भी आती है, लेकिन मैं आपको ना बताने वाला हूं, ना आपको जानना चाहिए, सीधे याद होना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं कि cos 30, आपके माइंड में आएगा √3/2, cos 60 1/2, cos 45 1/√2। तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब पूरा नहीं रट पा रहे हो, लेकिन 3 तो रट लो। 3 का तो बिल्कुल, रटना क्यों बोल रहा हूं मैं, रटना वर्ड सुन के बहुत लोगों को लगता है अच्छा मैथ्स भी रटनी होती है, अरे ये टीचर क्या बोल रहा है, मैथ्स कौन रटता है। देखो, अगर जितना बढ़िया ये आपके माइंड में स्कैन रहेगा, जितना बढ़िया इसको रट लोगे, उतनी ज्यादा स्पीड से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो कम से कम ये 3 याद रख लो। बाकी इन तीनों को व्युत्क्रम करके, जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, तो इसका उल्टा करोगे ये मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे ये मिल जाएगा, इसका उल्टा करोगे ये मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। और यहां पर 3 सर्वसमीकाएं हैं जो आपको बिल्कुल बढ़िया से बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए। नींद से उठ के भी पूछ लूं तो तीनों सर्वसमीकाएं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम ब्रश करने चलेंगे, है ना। तो नींद से उठते ही आपको मतलब बिल्कुल फटाफट से, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, नींद में था ना मैं, नींद में था ना। तो यहां पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दूसरा, और तीसरा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ जाओ बात कर लेते हैं 9th चैप्टर की। इसमें कोई फॉर्मूला जैसा तो चीज नहीं है, कुछ टर्म्स हैं जो मैं बता देता हूं आपको।
मान लो ये मीनार है, आपके सामने मीनार खड़ी है। अब मीनार के ऊपर आपको देखना है। जब ऊपर देखते हो तो ऐसे मुंडी ऊपर करोगे। जब ऊपर नयन, नयन आंख नयन होती है, जब ऊपर नयन जाएगा तो उन्नयन कोण बनता है। जब नयन ऊपर जाएगा तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहां पर कोई बच्चा खड़ा है जो इस मीनार के इस सिरे को देख रहा है, तो यहां पर कोण कैसा बनेगा? उन्नयन कोण। ऊपर नयन तो उन्नयन कोण। आंख से एक रेखा क्षैतिज अगर निकल रही है, बिल्कुल सीधी, ये वाली रेखा, इसकी आंख से कौन सी वाली रेखा निकलेगी? ये। तो ये होती है क्षैतिज रेखा, जिसको मैंने भूमि लिखा है। ये कैसी रेखा है? ये है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा जो आंख से लाइन निकल रही है, इन दोनों के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। जब आंख ऊपर करोगे तो उन्नयन, जब आंख नीचे करोगे तो अवनमन कोण। अभी दिखाऊंगा वो भी, अवनमन भी। तो उन्नयन कोण का मतलब हो गया ऊपर नयन। दृष्टि रेखा जो आंख से रेखा निकल रही है वो दृष्टि रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा जो आंख से पैरेलल, जमीन के पैरेलल ऐसे निकल रही है, ये क्षैतिज रेखा। और जहां ऊपर देख रहे हो ऐसे, वो है दृष्टि रेखा। जिस चीज को देख रहे हो तो आंख से एक लाइन निकलती है, उसको हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो ये तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होगी। बात कर लेते हैं थर्ड वाले की और फोर्थ वाले की। अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा क्या हो गई? अब जो बच्चा नीचे था वो कूद के कहां पहुंच गया है? ऊपर। अब ऊपर से यहां पर मान लो कोई कार है, कोई वस्तु है, उसको देखेगा तो उसका नयन नीचे रहेगा, नमन करेगा। नमन का मतलब झुकना। अवनमन, अवनमन कोण बनेगा। किसके किसके बीच में अवनमन कोण बनता है? तो यहां से ये अवनमन कोण नहीं है, यहां पे जो लिखा वो नहीं है, ये वाला अवनमन कोण होता है दोस्त। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा, इसके बीच का जो कोण बनता है वो होता है क्या? अवनमन कोण। और जो कोण यहां बनेगा वही कोण क्या बन जाता है? यहां भी बन जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब चीजें तो आपको अच्छे से आ ही गई होंगी। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है क्या? वृत्त। जबरदस्त बेहतरीन चैप्टर है। 9th में परेशान किया था लेकिन 10th में नहीं करेगा। 9th में प्रमेय ज्यादा होती हैं, 10th में 2 ही प्रमेय है, बस गिनती के 2 प्रमेय। आ जाओ बात करते हैं वृत्त की। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इन तीनों फिगर को देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? पहला जो वृत्त दिख रहा है, इसमें रेखा जो है इसको टच नहीं कर रही है, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरे में देखो छेद करके निकल गई, आर पार करके निकल गई, तो ऐसे बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा जो होगी वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी पर ये छेदक रेखा जो है वो वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। और तीसरा जो होता है उसका नाम क्या होता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है वो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। ये आपका प्रमेय संख्या 1 है। दूसरा क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये बाह्य बिंदु है। और बाह्य बिंदु से केवल और केवल आप 2 स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हो, तीसरी नहीं खींच सकते। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इनकी लंबाइयां, मतलब कि यहां से लेके यहां तक PQ और यहां से लेके यहां तक PR, PQ और PR आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त? बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 पे, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज हैं, एक बार देखेंगे ध्यान से। पहले तो ये समझ लो कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। देखो ये सर्कल है और ये 2 त्रिज्याएं हैं। अब इन दोनों त्रिज्याओं ने क्या किया? सर्कल को 2 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग जो बचा हुआ है वो हो गया। तो 2 त्रिज्या और चाप, ये इसको क्या बोलोगे? चाप। 2 त्रिज्या और चाप के बीच के जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। मतलब त्रिज्यखंड किससे किससे मिलकर बना होता है? तो 2 त्रिज्याओं से और एक चाप से मिलकर क्या बना होता है? त्रिज्यखंड बना होता है। त्रिज्यखंड 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक लघु हो जाएगा और एक दीर्घ हो जाएगा।
लघु चाप के साथ, ये छोटा चाप है, लघु चाप के साथ लघु त्रिज्यखंड, और ये जो चाप आपको दिख रहा है ये बड़ा चाप दिख रहा है, तो बड़े चाप के साथ क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी प्रकार से अगर मैं वृत्तखंड की बात बताऊं तो यहां पर एक ये रेखा खींच दिया जिसको हम जीवा भी बोलते हैं। तो इस जीवा ने क्या किया, इसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड या जीवा। जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ये हो गया छोटा वाला, छोटे चाप वाला, लघु चाप वाला। तो लघु चाप वाला क्या हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर बच गया वो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अपना θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, क्लियर तो आ रहा है, ठीक है क्लियर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से जो चाप की लंबाई है, ये जो चाप है यहां से लेके यहां तक, इस चाप की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, θ/360 इंटू 2 पाई आर। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, दूसरे सूत्र की। तो यहां पर वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान देना यहां पे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लो, वही लिखा है पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो ऊपर फॉर्मूला है वही लिख दिया यहां पे, पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस कर दो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। तो यही लिखा है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास निकल के आ जाएगा क्या। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहां पर बड़ा तरीका है कि इसको बाहर निकालो, यहां से लंब डालो, है ना। मैंने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है, अगर आप इसको लगाते हैं तो फटाफट 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अपने चैप्टर नंबर 12 पे, जो आप कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये चैप्टर, 5th क्लास से या 6th क्लास से, बहुत टाइम से, कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन अभी भी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं जो आज के बाद से कभी नहीं होंगी, है ना। बस फॉर्मूला याद अच्छे से रख लो और कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो, तो इस चैप्टर से कोई गलती हो ही नहीं सकती। आसान चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है ये। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं, घन की बात कर लेते हैं। जो आपको घन दिख रहा है, घन में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। आयतन जो होता है इसका वॉल्यूम होता है a का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। a जो लिखा है वो भुजा है, a क्या है, भुजा है। विकर्ण की लंबाई जो होती है √3, और बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये तो घन की बात हो गई। ये रहा घनाभ। घनाभ में अब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, मतलब लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग हो जाएगी। यहां पर जो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL + b। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से हो जाता है 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL। आयतन हो जाता है आपका L × B × H, और आपके विकर्ण की लंबाई हो जाती है √L² + B² + H²। इसी प्रकार से आपको भी याद रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं। बेलन की बात करेंगे, जिसका नाम होता है इंग्लिश में सिलेंडर, ऐसा दिखता है। इसमें एक तो आपका त्रिज्या आ गया, दूसरी आपकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां पर हम सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πRh। इसी प्रकार से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 2πR ब्रैकेट में R + H, और हमारे आयतन का फॉर्मूला हो जाता है, हमारे आयतन का नहीं, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो जाता है πr²h। क्लियर हो रही है बातें, याद भी है ना, याद तो है ना सबको। कमेंट के माध्यम से बताना कि किसको ये सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं पहले से ही, मेरी वीडियो देखने से पहले से ही सब कुछ आता था। 4th की बात करते हैं, शंकु की बात करेंगे, कोण की बात करेंगे। तो इसमें जो भाई आपका पहला फॉर्मूला बनता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया का, जिसका फॉर्मूला होता है πRL। दूसरा जो बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πR इन ब्रैकेट R + L, और जो तीसरा बन जाता है आयतन का फॉर्मूला बन जाता है, जो होता है 1/3 πR²h। आ जाओ, बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, कदम मिलाओ, आगे बढ़ो। बात करेंगे गोला की, है ना, स्फीयर। स्फीयर में पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, क्योंकि स्फीयर का चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, दोनों एक ही है। गोला में वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, 4πR²। कोई गोला दे दिया, आपसे बोल दिया कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो,
फॉर्मूला क्या लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई बोल दिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, फॉर्मूला क्या लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर मैं अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले में ऐसा नहीं है। अर्धगोले में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे कैसे होता है तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है पहले से ही, इस चैप्टर का, केवल और केवल इस चैप्टर का। वो आप देखेंगे तो वहां से और ज्यादा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इस क्लास में मैं केवल और केवल फॉर्मूले बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे आया क्यों आया। बात करेंगे 13th चैप्टर की जिसका नाम है सांख्यिकी। 13th चैप्टर की जिसका नाम क्या है सांख्यिकी। इसमें 3 चीजें आपको बेसिकली पढ़नी होती है, माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्यक को कहीं कहीं माध्यिका भी लिखा जाता है। सबसे पहले माध्य की बात कर लेते हैं। तो माध्य निकालने के कुल मिला के आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, और तीसरा क्या हो जाएगा पग विचलन विधि। तीनों के फॉर्मूले देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि की अगर मैं बात करता हूं, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि में एक्स बार को ही माध्य बोलते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और इसमें जो डी आई का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, जहां पर ए क्या है, ए है कल्पित माध्य। और पग विचलन विधि की बात कर लो तो यहां पर एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या है वर्ग अंतराल, ए क्या है कल्पित माध्य, ठीक है। और यू आई कैसे निकालोगे एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, या तो डी आई अपॉन एच। तो इस प्रकार से आप करेंगे। याद तो एक ही पेज में आपको तीनों विधियां दिख गई। आसान चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है तो उतना तो करना पड़ेगा। अगर नंबर लाना है तो थोड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। बात करेंगे अब हम सेकंड फॉर्मूले की जिसका नाम है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। F1 F0 ये सब कुछ क्या है फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना, बारंबारता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एफ यहां पर क्या है बारंबारता और सी एफ क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। हिंदी में क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। और ये भी फॉर्मूला है जो सीधे सीधे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा चुका है, हर बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। याद मैं करा देता हूं। सबसे लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था आपको माध्यक, पहले वो लिख लो। इसके पहले क्या पढ़ाया था बहुलक, वो लिख लो। और इसके पहले क्या पढ़ाया था मैंने, इसके पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था माध्य, वो लिख लो। इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर, बन गया ना। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर क्या है, 2 कहां लगेगा, 3 कहां लगेगा। तो ऐसे करके याद रखोगे 2 से 3 बार, जिस प्रकार से मैंने लिखवाया है अभी 2 से 3 बार खुद से प्रयास करेंगे आप तो कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और आ जाते हैं भाई आज के आखिरी चैप्टर पर जिसका नाम है क्या प्रायिकता, 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि जो भी परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या जो आपको चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, जितने भी संभव परिणाम है कुल परिणामों की संख्या। ऊपर अनुकूल चाहिए और नीचे कुल चाहिए, अनुकूल बटे कुल, ऐसे याद रख लेना, अनुकूल बटे कुल। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, या तो इसके बीच में। अब कोई अगर आपसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं। क्या प्रोबेबिलिटी कभी 7/5 हो सकती है, जी नहीं, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। जब आप इसको भाग करेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा। क्या 5/7 हो सकती है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि क्या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 5/7 हो सकती है क्या। आगे बात करेंगे, अगर क्वाइन आ गया, क्वाइन मतलब सिक्का, सिक्का उछालते हैं जो, तो क्वाइन में कुल परिणाम आते हैं 2 पावर ऑफ n। मतलब अगर एक सिक्का उछाला तो 2 परिणाम आएंगे, कुल आउटकम कितने आएंगे 2, कौन कौन से, हेड और टेल। अगर 2 सिक्का उछाला तो कुल 4 परिणाम आएंगे, कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर 3 सिक्के उछालें
तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पावर ऑफ 3, n की जगह पर 1 2 3, तो कुल आउटकम कितने आएंगे? 8 आउटकम आएंगे। कौन कौन से लिख दूं क्या? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये काउंट कर लेना, 8 परिणाम है। तो ये फॉर्मूला है 2 पावर ऑफ n। इसी प्रकार से जो डाइस आता है, जो हम लूडो खेलते हैं, है ना, उसका जो डाइस आता है जिसको हम पासा बोलते हैं, पासा में कुल परिणाम 6 पावर ऑफ n। मतलब अगर एक पासा, एक डाइस फेंका तो कुल 6 परिणाम आएंगे। 6 की घात में 1 कितना? 6। और अगर 2 पासे एक साथ फेंकते हो तो 6 का वर्ग, मतलब कुल 36 परिणाम आएंगे। अब आप कमेंट के माध्यम से बताना कि 3 पासे एक बार फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर कुल कितने परिणाम आते हैं। 3 पासे एक साथ फेंकने पर कुल कितने परिणाम आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय में देखने को मिल सकते हैं। और ये बात हो गई जो हम प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलते हो, मत खेलना, घर वाले बहुत डांटते हैं ना कार्ड खेलने पर। मैं कभी कभी चुपके चुपके खेलता था जब मैं बड़ा हो गया था तब, अभी बच्चे हो, अभी नहीं खेलना, ठीक है। और कुछ लोगों को इसकी गलत लत लग जाती है, लाइक वो पैसे वैसे लगा के खेलते हैं, तो उसमें आपको जिंदगी में कभी नहीं पड़ना है। और मैं आज तक कोई भी गेम पैसे वैसे लगा के नहीं खेला, लाइक क्रिकेट खेलना हो या तो कार्ड्स खेलना हो। कार्ड्स तो अब तो टाइम ही नहीं मिलता, कार्ड्स खेले तो 4-5 साल हो गए। लेकिन कभी भी जिसको हम जुआ बोलते हैं, तो जुआ नहीं खेलना है ना। जुआ वगैरह बहुत ही बेकार चीज होती है जिसमें लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, बहुत कुछ नुकसान है ना। मैं इतना ही समझा सकता हूं। तो यहाँ देखो जो कार्ड होते हैं, इसमें 52 कार्ड आते हैं। टोटल कितने कार्ड आते हैं? पत्ते बोल रहा था, है ना। 52 कार्ड आते हैं, 52 कार्ड्स आते हैं, जिसमें 26 काले कलर के, ब्लैक कलर के होते हैं और 26 लाल कलर के, मतलब कि रेड कलर के होते हैं। अब इस 26 में 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। मतलब एक ऐसे ऐसे बना होता है कुछ, और एक चिड़ी बोलते हैं इसको शायद, है ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, याद नहीं अब तो ये ब्लैक ब्लैक वाले 13-13 आ जाते हैं। इसी प्रकार से हार्ट और ये डायमंड, है ना, ये भी 13-13 आते हैं। तो कुल मिला के 52 कार्ड्स हो जाते हैं। जो नीचे होते हैं ये, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो 3 फेस कार्ड यहाँ पर, 3 फेस कार्ड यहाँ पर, 3 फेस कार्ड यहाँ पर और 3 फेस कार्ड यहाँ पर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं पता है। तो कुल मिला के 12 आपके पास क्या हो जाएंगे? फेस कार्ड हो जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करना है तो वो मैं जब ये वाला चैप्टर अभी कराया नहीं हूं, जल्दी ही कराऊंगा मैं 14 चैप्टर प्रायिकता, तब वहां पर बताऊंगा कि इनको हम क्वेश्चंस में किस प्रकार से यूज करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो लिखा है मैं हटाऊंगा क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा ना नहीं तो, और आप पीडीएफ लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ये स्कैन कर सकते हैं, है ना। नहीं आया, आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ के लिए मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप ये स्कैन करेंगे तो आपके फोन में इसका पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, है ना। और एक और था, उसका भी पीडीएफ तो चाहिए आपको, क्योंकि मैं ये 2 पार्ट में पढ़ाया हूं। रुक जाओ भाई, सब कुछ आपके पास मिलने वाला है। ये वाला था, इसका भी पीडीएफ ले लो। इसको भी स्कैन करोगे तो इसमें 1 से लेके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक के सभी पीडीएफ आ जाएंगे आपके पास। चला गया आके, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ें लिखने में टाइम लगता है ना। और रात में मैं आप लोगों के लिए मतलब दिन रात लगा ही रहता हूँ मैं। एक बार पहले स्कैन कर लो, फिर मैं बातें करूँगा, है ना। और जिसको बातें नहीं सुननी हो जा सकता है, और जिसको बातें सुननी है वो रुक सकता है। आ रही बात समझ में? तो बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। तो आपका एक छोटा सा काम जरूर बनता है, आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है। और वो फर्ज क्या बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को बढ़वाएंगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, एक स्टूडेंट 10 सब्सक्राइबर तो बढ़वा ही सकते हैं। तो आप इस पर काम करें, बाकी आपके नंबर एग्जाम में कैसे बेहतर करने हैं उस पर काम मैं करूँगा, ठीक है। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के लिए इतना ही था। अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस दमदार तरीके से करते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।